मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है हायर एंड लोअर एनिमल्स, हायर एंड लोअर प्लांट्स में। ठीक है, तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे विच इज़ चैप्टर नंबर 3, नेम एज इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशंस। अब जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर रिलेट करता है विद जेनेटिक्स, जहाँ पर हम लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक थिंग्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इनहेरिटेंस और वेरिएशंस मतलब क्या होता है वो पता रहना चाहिए। जब किसी भी पेरेंट से कोई भी ऑफस्प्रिंग या फिर न्यू बेबी फॉर्म होता है तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फादर के जैसे, उसके मदर की जैसे लाता है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मदर और फादर की तरह रहते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशंस मतलब क्या, तो हमारे में ऐसे कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से मैच नहीं होते, तो उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब क्या, डिफरेंस। तो जो भी डिफरेंस हम में और हमारे पेरेंट्स में रहता है दैट इज़ नथिंग बट द वेरिएशंस। और जो सिमिलरिटीज़, जो जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब हमारी जो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है, इट इज़ टोटली रिलेटेड विद द हेरिडिटी। मतलब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस बोथ आर द सेम थिंग। मतलब क्या बोला हम लोगों ने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज द हेरिडिटी। अब जो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी है, इसमें हम लोगों को एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल इज नथिंग बट द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम मतलब हमारा पी प्लांट, इसका नेम क्या है, पाइसम सटाइवा या सटाइवम, ये मतलब हमारा पी प्लांट। इस पी प्लांट में जो भी ग्रीगर मेंडल है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया था और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया था कि किस तरह से इनहेरिटेंस, किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन जाती है, उनका रेशो क्या होता है, किस तरह का क्रॉस वो रहेगा और नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा इंडिविजुअल फॉर्म होगा। ये सारी चीज़ें बताई है हमें ग्रीगर मेंडल ने। अब ग्रीगर मेंडल जो थे वो 1822 में उनका जन्म हुआ था। वो एक फार्मर के बेटे थे, मतलब वो फार्मर के घर पे उन्होंने जन्म लिया था। उसके बाद जो भी मेंडल की स्टडी है, वो मेंडल की स्टडी हुई थी पी प्लांट पे। उन्होंने उसमें 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था। अब वो 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, उसे हम लोग बोलेंगे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या, डिफरेंट कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब जो भी 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से थे और उसमें क्या चीज़ें आती हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर्स, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स को ग्रीगर मेंडल ने पी प्लांट में चूज किया था उनको स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहला था सीड शेप, मतलब जो भी हमारी पी होती है उस पी का शेप कैसा होता है। जो हम वटाना लेते हैं तो उसका जो भी शेप रहेगा वो किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट में हमें दिया है राउंड और रेसेसिव में हमें दिया है रिंकल्ड। तो हम मैक्सिमम टाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हमारी पी होती है वो पी होती है राउंड शेप में। वो कौन से शेप में है, हमारे राउंड शेप में। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम वो राउंड शेप में रहती है, इसीलिए हमने उसको डोमिनेंट में रखा। रेसेसिव में रिंकल्ड। तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुए, एक राउंड दूसरा रिंकल्ड। नेक्स्ट उन्होंने कैरेक्टर लिया था सीड कलर। सीड कलर कौन कौन से हैं, येलो एंड ग्रीन। येलो अंडर द डोमिनेंट कंडीशन एंड ग्रीन अंडर द रेसेसिव कंडीशन। नेक्स्ट लिया था पॉड शेप, मतलब जो भी कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसका पी का जो छिलका रहेगा उस छिलके का शेप किस तरह से, इन्फ्लेटेड शेप और दूसरा है कंस्ट्रिक्टेड शेप। इन्फ्लेटेड मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली लेते हैं वैसे वाला शेप, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ रहेगा। नेक्स्ट पॉड कलर, जो पॉड होता है उसमें से जो भी
ऊपर वाला कलर रहेगा, ग्रीन कलर की दिखती है हम लोगों को मटर, तो दैट इज ग्रीन, और रेयर कंडीशन में हम लोगों को वो दिखती है येलो कंडीशन। तो ग्रीन इज द डोमिनेंट ट्रेड ऑफ पॉड कलर कैरेक्टर एंड येलो इज द रेसेसिव ट्रेड ऑफ पॉड कलर। उसके बाद फिफ्थ था फ्लावर का कलर। जो भी हम मटर लेते हैं तो मटर में जो फ्लावरिंग रहती है वो होती है पर्पल कलर की, तो पर्पल कलर जो रहेगा वो रहेगा उसका डोमिनेंट कैरेक्टर, और रेयरेस्ट कंडीशन में हम लोगों को वाइट दिखती है फ्लावर की कंडीशन, दैट इज रेसेसिव कैरेक्टर। नेक्स्ट वन इज द फ्लावर लोकेशन। जो भी फ्लावर है वो फ्लावर कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है। सपोज ये हमारा फ्लावर है, तो ये फ्लावर कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है। क्या ये टर्मिनल पे प्रेजेंट है, मतलब सबसे ऊपर जहाँ पर हमारे प्लांट की ग्रोथ एंड होती है वो रहा उसका टर्मिनल पोजीशन। क्या ये टर्मिनल पोजीशन पे है, या फिर क्या ये हमारे एक्सिलरी पोजीशन पे है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस पोजीशन दे classify it into the two traits. First one is the axial and second one is the terminal. Terminal वाली position कम रहेगी as compared to the axillary condition. तो axial is the dominant trait of character flower location and terminal is the recessive character of flower location. Next and the last one is the plant height. अब plant की जो height रहेगी वो plant की height शॉर्ट है या टॉल है, मतलब हमारा जो भी पी का प्लांट है, पी का प्लांट छोटा है या बड़ा है, उस पर वो डिपेंड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं टॉल एंड द शॉर्ट। तो टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, शॉर्ट इज द रेसेसिव कैरेक्टर। अब हमारा जो ये चार्ट है, इस चार्ट को हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चार्ट ही हमें आगे जब भी हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे वहाँ पर हम लोगों को यूज़ में आने वाला है। ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रेसेसिव कैरेक्टर्स है इनको याद में रखना है, और डोमिनेंट और रेसेसिव कौन से कैरेक्टर्स के हैं, वो सीड शेप के हैं या फिर प्लांट के हाइट के हैं, तो इन्हें भी हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब जब ग्रीगर मेंडल ने ये बोला था कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो वो किसी के तो भी थ्रू होता होगा, मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो ट्रांसफर हो रहा है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल कौन से फॉर्म में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है, उस फैक्टर को उन्होंने बोला था, उस चीज़ को उन्होंने बोला था फैक्टर। उन्होंने उसे टर्म दी थी फैक्टर की, ठीक है। लेटर ऑन जब उस पर और ज़्यादा स्टडी हुई तो वहाँ पर फैक्टर को उन्होंने दूसरी टर्म में कन्वर्ट किया, विच इज़ जीन। तो जीन और फैक्टर बोथ आर द सेम टर्मिनोलॉजी, दोनों के दोनों टर्मिनोलॉजी एकदम सेम रहेंगे। तो इस तरह से ग्रीगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फार्मर के घर पे पैदा हुए थे इन 1822 में। उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइवम, मतलब पी प्लांट पे। उसके बाद उन्होंने पी प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे जिन पे उन्होंने स्टडी की थी, तो वो जो स्टडी है उसे हम लोग बोलते हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जिन कैरेक्टर्स पे उन्होंने स्टडी किया था वो कैरेक्टर कौन से हैं, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर की लोकेशन एंड द प्लांट की हाइट। उसके उन्होंने 2 ट्रेड बोले थे, एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव ट्रेड, तो उसको उन्होंने क्लासीफाई किया था। तो यहाँ तक कि हमारी चीज़ें एकदम से क्लियर है। अब हमें जब भी किसी जेनेटिक्स के बारे में बोलना हो, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, मेंडल्स के लॉ जो रहेंगे वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं, उनमें बार बार कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, विच आर दिस ऑल टर्मिनोलॉजीज। उसमें सबसे पहले टर्म दी है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर मतलब क्या, जब भी हम किसी प्लांट को देखते हैं या फिर किसी एनिमल को देखते हैं तो हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, टॉल है क्या, शॉर्ट है क्या, फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी जो कलर है वो कैसे है। तो इस टाइप के कुछ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज अ
कैरेक्टर्स। अब जैसे अगर हम किसी भी प्लांट को देखते हैं तो प्लांट की हाइट कैसी है, प्लांट की हाइट कैसी रहेगी, प्लांट का कलर कैसा रहेगा। तो जब भी हम किसी भी एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में देखेंगे कि उसकी हाइट कैसी है, उसका कलर कैसा है, तो ये हाइट और कलर मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट का, उस पर्टिकुलर एनिमल का होता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? कैरेक्टर इज नथिंग बट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द कैरेक्टर। जैसे अब कैरेक्टर ही तो हमने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे प्लांट के सीड का शेप कैसे है, उसका कलर किस तरह से है, उसका पॉड का शेप कैसे है, पॉड का कलर कैसे है, उसका फ्लावर का कलर कैसे है। तो ये सारे जो हमने देखे ये सारे के सारे आते हैं अंडर द कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ट्रेड्स। ट्रेड मतलब क्या कि जो भी हमने हाइट कंसीडर की है, ठीक है, हाइट क्या हुआ, हमारा कैरेक्टर हुआ। तो जो हाइट है ये हाइट किस तरह से है, क्या हमारा प्लांट टॉल है या हमारा प्लांट ड्वार्फ है। नेक्स्ट अगर हम कलर के बारे में बात करते हैं तो उस प्लांट का कलर किस तरह से है, क्या वो वाइट कलर का है या फिर ब्लैक कलर का है। तो वाइट और ब्लैक ये हुए उसके कुछ ट्रेड्स। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेड को हमने क्या बोला, सीड का शेप है। सीड का शेप मतलब एक हुआ उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो सीड का शेप किस तरह से है, वो राउंड है या व्रिंकल्ड है। सीड का कलर कैसे है, वो येलो है या ग्रीन है। फिर उसका पॉड का शेप कैसे, इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है। तो जो हम दो टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं कि वो एक्चुअल में कैसा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स। कलर वाइट है या ब्लैक है, तो वाइट और ब्लैक क्या हुआ, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ट्रेड्स हुए। तो दीज आर ट्रेड्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है फैक्टर की। फैक्टर को हमने बोला है इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी मतलब हमने फैक्टर्स को क्या बोला था कि फैक्टर की वजह से ही, फैक्टर ही एक ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। तो अगर मुझे फैक्टर को डिफाइन करना है तो मैं उसे कैसे करूँगी, फैक्टर्स इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द फैक्टर। नेक्स्ट जीन। अब जीन की भी डेफिनेशन सेम ही है, ये भी इनहेरिटेंस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। बट यहाँ पे जो स्टार्टिंग का पॉइंट रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इट इज़ द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच इज हेल्पफुल और विच इज कंडक्टेड द इनहेरिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो जीन और फैक्टर दोनों की डेफिनेशन सेम रहेगी स्टार्टिंग के पॉइंट को छोड़ के। फैक्टर में हम लोगों को लिखना पड़ेगा यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन के बारे में लिखना पड़ेगा इट इज़ द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। अब जब हम जीन को एक्सप्रेस करते हैं, अब बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जीन मतलब क्या होता है और अलील मतलब क्या होता है, दोनों में होता है कन्फ्यूजन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीन मतलब क्या, जीन कहाँ पर होता है, उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है वो देखते हैं। जीन की लोकेशन कहाँ पर होती है वो देखते हैं। तो जब भी कोई सेल रहेगा, इस सेल में होता है क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर इनिशियल स्टेज में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और पूरी तरह से वो बिखरा हुआ रहता है, उसका अपीयरेंस क्लियर नहीं होता है। लेकिन जब यही सेल अंडर द सेल डिवीजन जाने के बारे में सोचता है तो वो खुद के क्रोमैटिन मटेरियल को अच्छी तरह से वहाँ पर वो अरेंज करता है। तो जो अब क्रोमैटिन फाइबर हैं ये जब खुद को अरेंज करेंगे तब वो फॉर्म करते हैं दिस स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द क्रोमोसोम। इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स में हम लोगों को मिलते हैं डीएनए। तो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के अंदर रहेगा यहाँ पर डीएनए, और अब मैं इस डीएनए को बाहर निकाल देती हूँ।
इसका स्ट्रक्चर अलग से बना देती हूँ। तो मैंने किसको फोकस कर रही हूँ मैं अभी, इस डीएनए के फ्रैगमेंट को। डीएनए हम लोगों को पता है इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो अब जो ये डीएनए होता है, इस डीएनए का फ्रैगमेंट, हमने जीन का मतलब क्या बोला, इट इज़ द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब अगर मुझे जीन को डिफाइन करना है तो इस डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब किसी भी डीएनए का छोटा सा फ्रैगमेंट या फिर छोटा सा टुकड़ा हम लोग आउट करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे जीन। तो वो बन गया हमारा जीन। तो अब हम लोगों को जीन तो मिल गया, तो अब अलील का क्या मामला है। अलील्स मतलब क्या, तो अलील्स आर नथिंग बट द 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। मतलब जीन से जीन बनता है। ये फ्रैगमेंट है, इस फ्रैगमेंट को मैं थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ। यहाँ पर इतना पोर्शन मैंने एनलार्ज किया लाइक दिस। तो अब ये जो भी जीन है, इस जीन के ऊपर हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वहाँ पर 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं। जो एक अलील रहेगा वो होता है डोमिनेंट और दूसरा अलील होता है रेसेसिव। ये हो जाएंगे हमारे अलील्स, जो है डोमिनेंट और रेसेसिव अलील, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर डीएनए के फ्रैगमेंट पे, मतलब ही डीएनए के जीन पे। वहाँ पर लोकेट कौन होता है, हमारे अलील्स। और इन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अलील को मिला के हम लोग उसको जीन बोलते हैं। मतलब जब भी हम किसी भी जीन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे कंपल्सरीली अलील की बात होगी ही होगी। अगर हम लोग एक ही अलील के बारे में बात करेंगे तो हम लोग जीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जीन को समझने के लिए हम लोगों को दोनों चीज़ें एक साथ होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इनकी जो भी लोकेशन रहेगी वो लोकेशन भी वहाँ पर मैटर करती है। कभी भी डीएनए के फ्रैगमेंट में एक अलील यहाँ पर तो दूसरा अलील यहाँ पर, इनका मैचिंग नहीं होगा। मैचिंग सिर्फ उन्हीं अलील्स का होगा जो 2 अपोजिट क्रोमैटिड पर प्रेजेंट रहेंगे, अपोजिट स्ट्रैंड पर प्रेजेंट रहेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे अलील्स। तो जीन मतलब क्या, हमने एक क्रोमैटिड एक सेल लिया था, इस सेल में क्रोमैटिन फाइबर्स थे। क्रोमैटिन फाइबर्स ने खुद को क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज किया ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। उसके क्रोमैटिड के अंदर है डीएनए मॉलिक्यूल्स। इस डीएनए मॉलिक्यूल को हमने फ्रैगमेंट्स बनाए, मतलब एक थ्रेड ले लो, इस थ्रेड को कट कर दो तो क्या हुई, उसकी एक थ्रेड के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिले। तो उन फ्रैगमेंट्स को हम लोग बोलेंगे जीन। और जो जीन होता है, इस जीन के ऊपर होते हैं 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, जिसे हम लोग बोलेंगे अलील्स। तो इसीलिए अलील्स को हमने क्या बोला, अलील्स आर 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कैरेक्टर के बारे में बात करती हूँ, कौन सा कैरेक्टर, या फिर किसी जीन के बारे में बात करती हूँ, तो इस जीन में एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट रहेगा और एक रेसेसिव अलील प्रेजेंट रहेगा। तो डोमिनेंट और रेसेसिव, ये 2 टर्मिनोलॉजीज आएंगी हमारे अलील्स के फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज डोमिनेंट। अब हमने डोमिनेंट और रेसेसिव तो बोल दिया, तो अब डोमिनेंट मतलब क्या होता है और रेसेसिव मतलब क्या होता है। डोमिनेंट मतलब ऐसा कैरेक्टर जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में खुद को एक्सपोज करता है, खुद को अपीयर करता है। फर्स्ट फिलियल जनरेशन मतलब F1 जनरेशन। जो अलील F1 जनरेशन में दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट अलील। और जो अलील F2 जनरेशन में दिखेगा, दैट इज रेसेसिव अलील। ये आएगा हमारा F2 जनरेशन में। अब ये F1 जनरेशन और F2 जनरेशन क्या है वो देखते हैं। तो F1 जनरेशन का फुल फॉर्म क्या बताया, F1 जनरेशन मीन्स द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई पेरेंट है, कौन कौन से, टॉल और स्मॉल टी।
ये रेसेसिव, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव। जब पेरेंट क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मैटिंग करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्म होती है एक न्यू जनरेशन। ये क्या हुए, पेरेंट। इन पेरेंट्स में से कौन निकले, गमीट्स, दीज आर द गमीट्स। एंड व्हेन दीज टू गमीट गेट फ्यूज विथ वन अनदर दे फॉर्म्स अ ऑफस्प्रिंग। अब ये है उसका फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, तो ये हुई उसकी फर्स्ट जनरेशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब रहेगा डोमिनेंट एलील। तो सपोज यहाँ पर टॉल प्लांट मिल रहा है हम लोगों को, हमने क्या किया था, क्रॉस किया था टॉल और ड्वार्फ का। कैपिटल टी कैपिटल मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ। जब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब टॉल और ड्वार्फ को क्रॉसिंग किया था, तब वहाँ पे हम लोगों को एक नई जनरेशन मिली। अब ये नई जनरेशन टॉल है या ड्वार्फ है, वो डिसाइड करता है कि उसका अलील कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे F1 जनरेशन में हम लोगों को टॉल प्लांट मिला, अगर वो टॉल प्लांट है तो टॉल इज द डोमिनेंट अलील। लेकिन अगर इस टॉल के जगह पे हम लोगों को ड्वार्फ मिला तो ड्वार्फ विल बी द डोमिनेंट अलील। लेकिन जनरली ड्वार्फ इज नॉट एन डोमिनेंट, टॉल हमेशा रहेगा डोमिनेंट। उसके बाद जब भी अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी, पेरेंट्स से फर्स्ट जनरेशन मिल गई हम लोगों को, तो अब फर्स्ट जनरेशन का होता है सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब इसका खुद के साथ क्रॉस होता है। ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो भी हमारी F1 है, ये F1 सेल्फिंग करती है, मतलब खुद के ही साथ क्रॉसिंग करती है, तो वो खुद का मतलब सेम आएंगे। तो अब जो भी F1 जनरेशन है, खुद के साथ सेल्फिंग करने के बाद यहाँ पर दूसरे जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, और ये दूसरी जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक शो होगी उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलेंगे रेसेसिव कैरेक्टर। मतलब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से आएंगे। तो ये हुई हमारी F2 जनरेशन। अब जब F2 जनरेशन ये होती है तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर शो होता है वो देखेंगे। अब जब इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर किस तरह से अलील लेते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग किस तरह से होती है, सेल्फिंग किस तरह से होगी। यहाँ पर सबसे पहले एक गमिट, दो डिफरेंट गमिट है तो हम लोगों को दोनों को चूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी होता है तो हमने यहाँ पर सिर्फ कैपिटल टी लिया होता, लेकिन दोनों कैसे हैं, अलग अलग है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो हम लोगों को दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला कैपिटल टी क्रॉस विथ इधर वाला पहला कैपिटल टी, नेक्स्ट कैपिटल टी इज क्रॉस विथ स्मॉल कैपिटल टी। नेक्स्ट में क्या होता है, अब ये जो कैपिटल स्मॉल टी है ये इसके साथ फ्यूज करेगा और यही जाके इसके साथ फ्यूज्ड करेगा। तो इस तरह से दोनों में होती है क्रॉसिंग ओवर। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 4 ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे, कैपिटल टी को जब हमने कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी दोनों क्या मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, इट फॉर्म्स अ कैपिटल टी स्मॉल टी। व्हेन a small t cross with capital T, it forms further capital T small t, and in the last one when small t is crossed with small t, it forms a small t। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं 4 ऑफस्प्रिंग्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 4 डिफरेंट गमेट। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये कैपिटल टी है, मतलब ये टॉल प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर हम लोगों को मिला था तो हमने इसे क्या बोला था, टॉल बोला था, तो यहाँ पर भी हम लोग उसको टॉल बोलेंगे। ये भी हुआ हमारा टॉल और यहाँ पर भी हुआ हमारा टॉल। लेकिन
अब यहाँ पे एक डिफरेंट गमिट हमको दिखता है, दैट इज स्मॉल टी, इसे हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ। तो क्या हुआ, जो ड्वार्फ है वो फर्स्ट जनरेशन में मिला क्या हम लोगों को? नहीं, फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों को सिर्फ टॉल मिला, लेकिन जब हमने F2 जनरेशन ली तो F2 जनरेशन में हम लोगों को कौन मिला? ड्वार्फ मिला। मतलब यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टर ने खुद को एक्सप्रेस किया, तो इस कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे रेसेसिव कैरेक्टर, क्योंकि इसने F1 जनरेशन में खुद का एक्सप्रेस नहीं किया, इसने किया F2 जनरेशन में, तो इसे हमने बोला रेसेसिव कैरेक्टर। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप। अब व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप? फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। अगर मुझे किसी ने बोला कि किसी भी प्लांट का मुझे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखना है, तो मैं क्या बोलूँगी? प्लांट इज ग्रीन इन कलर, प्लांट की हाइट इस तरह से है, प्लांट के फ्लावर्स पिंक कलर के हैं। तो ये जो भी मैं देख रही हूँ, जो मुझे ऊपर से नज़र आता है, उनकी मॉर्फोलॉजी नज़र आती है, उसे हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल